हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। Indemnity means a guarantee or assurance to put the insured in same financial position in which he was immediately prior to the happening of uncertain event. Indemnity का मतलब है गारंटी और अश्योरेंस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अनसर्टन इवेंट हैपन होने के बाद इंश्योर्ड को उसकी पहले की फाइनेंशियल पोजीशन में लेकर आने की गारंटी देनी होती है इंश्योरर को। ये प्रिंसिपल फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती। अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम अश्योर्ड पे किया जाता है। इट मीन्स जो भी उसका नेक्स्ट नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को उतनी अश्योर्ड अमाउंट इंश्योरर देता है। अंडर दिस प्रिंसिपल इंश्योरर इंश्योर्ड को जो लॉस, एक्चुअल लॉस सफ़र हुआ है, उसके लिए उसे कंपनसेशन देने के लिए एग्री होता है। इट मीन्स इंश्योरर इज एग्रीड टू पे कंपनसेट फॉर एक्चुअल लॉस हैपन्ड to the insured. एक्चुअल कंपनसेशन की अमाउंट अश्योर्ड अमाउंट या लॉस दोनों में से जो भी कम होगी उतनी ही उसकी लिमिट होगी। अश्योर्ड अमाउंट मीन्स जितनी अमाउंट के लिए इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस निकाला है, या फिर उसे कितना लॉस हुआ है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी अमाउंट का कंपनसेशन उसे इंश्योरेंस को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ₹2 lakhs एंड इफ़ द लॉस बाय फायर इज ₹1 lakh, then the insured can claim compensation for only 1 lakh। जैसे 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए इंश्योर्ड ने पॉलिसी ली है अगेंस्ट द फायर। इट मीन्स लॉस ऑफ फायर से बचने के लिए इंश्योर्ड ने उसकी प्रॉपर्टी 2 लाख में 2 लाख के अमाउंट के लिए इंश्योर्ड कराई है, और उसे फायर की वजह से लॉस होता है 1 लाख रुपए का। देन इंश्योर्ड क्लेम करते समय 1 लाख रुपए के लिए ही क्लेम करेगा। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड for the loss due to damage of property insured, then the right of ownership of such property passes on to the insurer. Principle of subrogation सभी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिमिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इंश्योर्ड जब उसकी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी डैमेज होने पर लॉस कवर करने के लिए
इंश्योरर से कंपनसेशन लेता है तब उसकी प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी के लिए वो कंपनसेशन ले रहा है, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ये इंश्योरर को पास हो जाती है। इट मीन्स इंश्योरर को वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल होगा जब डैमेज प्रॉपर्टी की कोई वैल्यूएशन होगी। इट मीन्स डैमेज प्रॉपर्टी रीयूज़ हो सकती है या रीसेल की जा सकती है। ऐसी ही प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे ही डैमेज के लिए, लॉस के लिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ओव्स टू व्हीलर। मिस्टर ए ने एक टू व्हीलर ली। द व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल्ड अ कंप्लेंट इन लोकल पुलिस स्टेशन। वो टू व्हीलर उसकी अचानक से चोरी हो गई और इसके लिए मिस्टर ए ने लोकल पुलिस ऑफिस में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है। रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस। अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस, द इंश्योरेंस कंपनी compensated fully Mr. A for the loss of vehicle. फर्दर पुलिस स्टेशन में से ये इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास गई। इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए को उस लॉस ऑफ व्हीकल के लिए कंपनसेट दिया। इट मीन्स कंपनसेशन अमाउंट दी। लेटर ऑन स्टोलन व्हीकल वॉज रिकवर्ड बाय पुलिस। और बाद में पता चला कि जो व्हीकल गुम हो गया था, चोरी हो गया था, वो पुलिस को अब मिल गया है। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही वॉज ऑलरेडी सबरोगेटेड। ऐसे सिचुएशन में व्हीकल का ओनर उसके व्हीकल के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ही हैज़ ऑलरेडी सबरोगेटेड मीन्स उसने कंपनसेशन लेते समय ही उस स्टोलन व्हीकल की ओनरशिप इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर दी है। द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द व्हीकल। अब व्हीकल से रिलेटेड सारे राइट्स ये इंश्योरर के पास आ गए हैं। अब या तो इंश्योरर वो व्हीकल फिर से सेल कर सकता है या उसका स्क्रैप वैल्यूएशन भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिमनिटी where the insured has to take out more than one policy for the same risk or subject matter. ये प्रिंसिपल भी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिमनिटी के लिए एप्लीकेबल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इंश्योर्ड सेम रिस्क या सेम सब्जेक्ट मैटर को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा कंपनी से पॉलिसीज लेता है। अंडर दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड को एक्चुअल लॉस या पर्टिकुलर इवेंट ऑकर होने के बाद कंपनसेशन के लिए एक या सभी इंश्योरर्स के पास क्लेम करना होता है। अगर एक इंश्योरर कंपनसेशन फुल्ली पे करता है इंश्योर्ड को, तो वही इंश्योरर दूसरे ऐसे इंश्योरर्स जिनसे इंश्योर्ड ने पॉलिसी परचेज की है सेम रीज़न के लिए, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, उनके पास प्रपोर्शनेट अमाउंट के लिए क्लेम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, Miss Saili insured her property of ₹2,50,000 with two insurers.
साइली ने उसकी प्रॉपर्टी 2,50,000 में दो इंश्योरर्स के साथ पास इंश्योर की है। इट मीन्स उसने वहाँ से दो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है। विथ टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1,00,000। टी कंपनी से उसने 1,00,000 का इंश्योरेंस लिया है, तो आर इंश्योरेंस कंपनी से 1,50,000 रुपये का इंश्योरेंस लिया है। इफ़ साइलीज प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ ₹1,20,000, then both insurance companies will contribute towards actual loss, that is ₹1,20,000. Thus, company T will pay 48,000 to fifth of loss and company R will pay 72,000. It means 3/5 of loss. साइली ने दो इंश्योरर से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 2,50,000 की। टी इंश्योरेंस कंपनी के पास 1,00,000 का पॉलिसी लिया है, तो आर इंश्योरेंस कंपनी के पास से उसने 1,50,000 रुपये की पॉलिसी ली है। अगर साइली की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो उसे लॉस सफ़र करना पड़ता है। इट मीन्स उसे डिस्ट्रॉयड गुड्स की कॉस्ट निकालनी होती है। मीन्स एक्चुअल में कितना लॉस उसे हुआ है ये फाइंड आउट करना होता है। उसे लॉस हुआ है 1,20,000 का। देन ऐसी सिचुएशन में दोनों भी कंपनीज उसे कंट्रीब्यूट करेंगी लॉस मिनिमाइज करने के लिए। ₹1,20,000 for ₹1,20,000. Thus, company T will pay 48,000. टी कंपनी 48,000 पे करेगी उसे, तो कंपनी आर विल पे ₹72,000. कंपनी आर 3/5 ऑफ लॉस शेयर के लिए लॉस के लिए कंपनसेट कर सकती है। अमाउंट है उसकी 72,000. सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. Insured must always tries to minimize the loss of property in case of uncertain event. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इंश्योर्ड ने उसकी प्रॉपर्टी का लॉस होते समय या एक अचानक से कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन हुआ है जो इंश्योर्ड है, ऐसे सिचुएशन में इंश्योर्ड को वो सिचुएशन एक्यूरेटली हैंडल करनी है और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मिनिमाइज करने की कोशिश करनी, मतलब कम से कम लॉस उसके प्रॉपर्टी का हो, ये उसने सोचना चाहिए और उसके लिए एक्टिव रहना चाहिए। Hence, it is responsibility of insured to protect the property and avoid losses. इसलिए इंश्योर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उसकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी चाहिए और लॉस अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट. In this case, Mr. Jayant cannot remain passive and must try his best to save his house from fire. Mr. Jayant must be active and cannot watch his house burn just because house is insured. इंश्योर्ड को उसकी प्रॉपर्टी का लॉस मिनिमाइज मतलब कम करने का कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय में इंश्योर्ड को कुछ पॉसिबल मेजर्स, कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेनी होती है ताकि वो सिचुएशन हैंडल कर सके, कंट्रोल कर सके और लॉस रिड्यूस कर सके। हेंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
वो उसकी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन ले और लॉस अवॉइड करे, मिनिमाइज करे। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर। मिस्टर जयंत का हाउस, घर शॉर्ट सर्किट की वजह से जलने लग गया है। ऐसे सिचुएशन में मिस्टर जयंत शांत खड़ा नहीं हुआ है। उसने उसका हाउस सेव करने के लिए, उसका घर सेव करने के लिए, फायर, आग रोकने के लिए नेसेसरी मेजर्स लिए हैं, नेसेसरी स्टेप्स उसने ली है। ऐसी सिचुएशन में मिस्टर जयंत ये एक्टिव पर्सन कहा जाता है, जो उसके घर को जलते हुए नहीं देख सकता। यही इस प्रिंसिपल का रूल है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स व्हेन अ लॉस इज caused by more than one causes, then proximate cause of loss should be taken into consideration. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली लॉस होने के रीज़न एक से ज़्यादा होते हैं, तब जो प्रॉक्सिमेट रीज़न है, इट मीन्स जो रीज़न करेक्ट है, उसे कंसिडर करके इंश्योरर कंपनसेशन पे करने के लिए इंश्योर्ड को हेल्प करता है या एग्री होता है। इसलिए ऐसी कॉजेस में एक्चुअल रीज़न फाइंड आउट करना नेसेसरी होता है, ताकि इंश्योर्ड को कंपनसेशन मिल सके। अगर कॉज ये इंश्योर्ड होगा, मीन्स जो भी लॉस ऑफ रीज़न है, जिस वजह से लॉस हो रहा है, जो रीज़न है, अगर वो रीज़न सब्जेक्ट मैटर होगा, इट मीन्स वो रीज़न इंश्योर्ड होगा, उस रीज़न के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई होगी, तो इंश्योर्ड लॉस के लिए क्लेम कर सकता है। और अगर वो प्रॉपर्टी या वो इवेंट इंश्योर्ड नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर ऐसे सफर्ड इंश्योर्ड को कुछ नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। देयर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय थीव्स। जैसे एक घर का इंश्योरेंस करवाया है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी होने के डर से एक घर को इंश्योरेंस करवाया है, ताकि अगर चोरी होती भी है तो क्लेम करके वो लॉस अमाउंट कवर की जा सके। बट जब चोरी होती है उस घर में, तब चोरी के साथ साथ जो चोर वहाँ चोरी करने आए थे, उन्होंने उस घर को आग भी लगा दी। अब यहाँ पर क्या हो गए, दो लॉस के कॉजेस आ गए हैं, थेफ्ट एंड फायर। इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर, बट he will get the compensation for the property lost by theft. ऐसी सिचुएशन में ये चेक किया जाता है कि इंश्योर्ड ने एक्चुअल में कौन से सब्जेक्ट मैटर के लिए पॉलिसी ली है। जैसे इस एग्जांपल में उसने थेफ्ट के लिए पॉलिसी ली थी, सो उसे कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसने फायर के लिए पॉलिसी ली होती तो उसे फायर के लिए कंपनसेशन मिलता। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।